हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व्ड जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन। एक सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व्ड मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो लेंगे हम क्रिमिनल क्वेश्चन का सैंपल लेंगे कि क्रिमिनल क्वेश्चंस में आपको जजमेंट राइटिंग किस तरीके से डिटेल में लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप। हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले शेयर कर चुके हैं कि आपको आंसर राइटिंग टेक्निक सीरीज़ के अंदर कि आपको जजमेंट राइटिंग सिविल फॉर्मेट कैसा होता है, क्रिमिनल फॉर्मेट कैसा होता है, पॉइंट्स बाई पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था। आज उसी को फर्दर आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक सॉल्व्ड क्वेश्चन क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का। इन डिटेल आपको ईच पॉइंट आराम से सुनिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि वो पॉइंट क्या लिखना चाह रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या है और मैं क्या आपको आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अभी आंसर राइटिंग टेक्निक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी कोई भी स्टेट में जजमेंट राइटिंग आप करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग, उसके लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन तीन चीज़ों पे आपकी कमांड नहीं है तो आप जजमेंट राइटिंग में लैग कर जाएंगे। सबसे पहले यह है कि मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि आपको कौन सा एविडेंस कितना अप्रिशिएट करना है, किस सीक्वेंस में यूज़ करना है, किसकी कितनी रेलेवेंसी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन से एविडेंस को कब कंसिडर करना है, कौन सी स्टेज के जजमेंट पे आपको उस एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए सीक्वेंस में लिखना है। सेकंड आता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जजमेंट राइटिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स हमारे कहीं और के नहीं, लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बेयर एक्ट्स के अंदर कुछ कुछ टॉपिक के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो सिर्फ जजमेंट राइटिंग में यूज़ आते ही आते हैं। अगर आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ से घूम फिर के आपको टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उन्हीं के बेसिस पे जजमेंट राइटिंग आपसे पूछी जाती है पेपर में। और थर्ड आता है कि बेयर एक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको जजमेंट राइटिंग के लिए रीड करने हैं। जैसे हो गए स्पेसिफिक सेक्शन नंबर, मान लीजिए क्रिमिनल में हम यूज़ करते हैं तो क्रिमिनल में स्पेसिफिक सेक्शन नंबर कैसे हो गए, 313 सीआरपीसी एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, 190 कोग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट लेता है, आप ले सकते हैं 291 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बेयर एक्ट के जो आपके घूम फिर के यूज़ आते ही आते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो सिविल हो। तो ये तीन टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि इन तीनों के बारे में कि किस तरीके से क्या करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताइए। मैं स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जजमेंट राइटिंग के लिए वो हम देखेंगे एमपी जुडिशियल सर्विस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है तो आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैंने हैंड पिक किया ये क्वेश्चन। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए वीडियोस के अपलोड होने का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, ए लिव्स इन वन रेजिडेंशियल हाउस ऑफ HEL कॉलोनी भोपाल। On 1/5/2017, after taking his meals at 10 p.m. in night, A, after locking his house, left for attending marriage function in neighboring colony. A returned back to his house at 3 a.m. When he comes to house, he saw that someone has broken the lock from inside the house. His new hero bicycle frame number this is taken away. A rushed to police station and lodged FIR. Sub Inspector B investigated the offense. तो फर्स्ट पैराग्राफ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या पार्टी हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ से हम देखेंगे तो ए हमारे पास हुआ, वो क्या हो गया, विक्टिम हो गया, या हम बोल सकते हैं इसे कंप्लेनेंट। जो बी है हमारे पास दूसरी पार्टी है, वो क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर की रैंक का ऑफिसर जो है क्या है, IO, जो ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी तक हमें यही पता लगा। और डेट ऑफ इंसिडेंट क्या है, डेट ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारे पास, 1/5/2017, ये है हमारे पास डेट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ से हमें तीन चीज़ें मिल रही है कि 1/5/2017 को जब ए रात को 10 बजे अपने घर से खाना खा के बाजू की कॉलोनी में मैरिज फंक्शन अटेंड करने गया था घर को लॉक करके, जब वो वापस आया 3 बजे के पास आसपास, तो उसे क्या देखा कि घर का ताला किसी ने तोड़ दिया है और घर के अंदर से नई मोटरसाइकिल, नई बाईसाइकिल जिसका नंबर है H5394, वो चोरी हो चुकी है, वो कोई लेके जा चुका है। तो ए ने क्या किया, भागा भागा पुलिस स्टेशन के पास गया और FIR लॉन्च करी। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की रैंक का ऑफिसर जिसको हम बोल रहे हैं बी, वो क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हमारे पास इंसिडेंट ये है। ये आपको एक रफ स्पेस पे सारी चीज़ें डिटेल्स माइन्यूट से आपको धीरे धीरे लिखनी है और क्वेश्चन को समझना है। फिर हमारी फ्रेमिंग होगी कि आपको जजमेंट राइटिंग किस सीक्वेंस में फ्रेम करते हुए लिखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं कि सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बी केम टू नो फ्रॉम सी ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट ऑन मिडनाइट डी वॉज सीन नियर द हाउस ऑफ ए।
अब यहाँ पे दो पार्टी और जुड़ी है, ध्यान से देखना। बी जब आईओ इन्वेस्टिगेट कर रहा था ऑफेंस का, तो सी से उसे पता लगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, विटनेस बन जाएगा। कि डी जो है उसे ए के घर के पास देखा गया था, सी के थ्रू बी को ये पता लगा कि डी को ए के घर के पास देखा गया था। तो डी को क्या किया, बी ने कस्टडी में ले लिया, डी वॉज टेकन इन टू द कस्टडी, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर्ड अ मेमोरेंडम एंड गॉट इज साइंड बाय अक्यूज्ड डी एंड विटनेसेस ई एंड एफ। अब जो ई एंड एफ हमारे पास दो विटनेस और है, ये किस चीज़ के विटनेस है, ये विटनेस है हमारे अरेस्ट मेमो के, जो होते हैं ना, जो मेमो बनाया गया अरेस्ट मेमो, उसके विटनेसेस है। और हीरो बाइसाइकिल हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ डी इन प्रेजेंस ऑफ डी एंड विटनेसेस ई एंड एफ बाई बी। साथ में सीजर मेमो भी बनाया जाएगा क्वेश्चन में, जो ई एंड एफ की प्रेजेंस में ही बाईसाइकिल जो चोरी हुई थी ए की, वो डी की प्रेजेंस में डी के घर में ई और एफ के सामने रिकवर की गई। सीजर मेमो वॉज प्रिपेयर्ड एंड बाईसाइकिल वॉज सेंट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर आइडेंटिफिकेशन। IP was held at A and A identified the bicycle. Police filed the report and court after framing charges tried the case. तो यहाँ तक तो थे हमारे पास फैक्ट्स, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो इसको ब्रीफ में आप रफ नोट में पॉइंट किस तरीके से बनाएंगे कि पहले ए तो हो गया हमारे पास, पार्टीज कितनी हुई है आइडेंटिफाई करिए। ए जो है हमारा कंप्लेनेंट, बी जो है वो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सी जो है वो हमारा विटनेस है, जो बी को ये बयान देता है कि डेट ऑफ इंसिडेंट के वक्त रात में उसने डी को देखा था। तो डी कौन हुआ हमारा, डी हो गया अक्यूज्ड। फिर हमारे पास दो पार्टी और आई, ई और एफ। ई और एफ क्या हुए, विटनेसेस हुए हमारे, किस चीज़ के, अरेस्ट मेमो के और सीजर मेमो के, जो हमने बाईसाइकिल सीज करी है, अरेस्ट किया है, इन सब की चीज़ के। अब एक पार्टी और आएगी जो यहाँ बात नहीं की गई है, वो पार्टी कौन सी होगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसको हम ले सकते हैं ई एफ जी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होगा हमारा, जी हो जाएगा, इसका नाम रख दीजिए जी। जो क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो करेगा, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट इसको जो भेजेगा। तो यहाँ तक आपको फैक्ट्स, मेरे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन का फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे ट्रायल के दौरान जब स्टार्ट हुआ चार्जेस फ्रेम होने के बाद, तो डिफेंस क्या बोलता है कि अक्यूज ने ये डिफेंस लिया है कि दैट ही हैड इनमिसल टर्म्स विद ए एंड देयरफॉर ए हैज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड हिम। यानी ए के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे, शत्रुता थी, इस वजह से ए ने उसे जानबूझ के इस केस में, चोरी के केस में फंसाया। ये था डिफेंस अक्यूज का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन आगे अभी कंटिन्यू, अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन के लिए गए, आपको वो भी दिए गए क्वेश्चन के अंदर। तो एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिए, तो वो क्या दिया, सबसे पहले ने ए ने डिपोज किया ये फैक्ट कि हाउस ब्रेकिंग हुई है और थेफ्ट, चोरी हुई थी उसके बाईसाइकिल की। और उसने ये भी डिपोज किया कि आइडेंटिफिकेशन परेड में जो उसने किया था, जो और मेमो बना था, और जो उसने चीज़ें आइडेंटिफाई की थी। और यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन नील, इसका मतलब ये है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस की तरफ से कंप्लेनेंट का नहीं हुआ है, ए का नहीं हुआ है एविडेंस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि ई एंड एफ वर प्रोड्यूस्ड टू प्रूव सीजर मेमो, सीजर एंड अरेस्ट मेमो, बट दे डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन एंड वर डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल। अब यहाँ पे ई और एफ ने हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिए गए, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सपोर्ट नहीं करी है। ध्यान से समझना, ये एविडेंस ही अप्रिशिएट करना है हमें, ये मेन पार्ट है आपके जजमेंट का, कन्विक्शन और अक्विटल का, कि आप क्या कन्विक्ट करेंगे, क्या अक्विट करेंगे। फर्दर आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं कि दे एडमिट देयर सिग्नेचर इन द मेमो एंड सीजर। ये कब एडमिट करे, जब वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गए थे तो प्रोसिक्यूशन ने उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तब दे एडमिट देयर सिग्नेचर इन मेमो एंड सीजर। They also admitted that because of the threat given by the accused, they are not supporting the prosecution. तो फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि जो मेमो पे और अरेस्ट मेमो पे और सीजर मेमो पे जो सिग्नेचर है वो उन्हीं के हैं, और वो अक्यूज की वजह से थ्रेट जो मिला है उसकी वजह से ये जो है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था सेकंड एविडेंस। जो थर्ड एविडेंस आया हमारे पास, किसका आया, विटनेस सी का। Deposed that he saw accused on relevant day in the midnight near the house of A। क्रॉस एग्जामिनेशन इसका नील हुआ। सी ने आके कोर्ट में बोल दिया कि जो डेट ऑफ इंसिडेंट था उस दिन रात में इसने अक्यूज्ड को, डी को, ए के घर के आसपास देखा। फोर्थ जो एविडेंस आया प्रोसिक्यूशन का, वो आया कि बी ने ये डिपोज किया। बी कौन था, सब इंस्पेक्टर। उसने ये डिपोज किया कि मेमो, अरेस्ट मेमो, सीजर और इन्वेस्टिगेशन जो थे ना, इसके रिगार्डिंग फैक्ट को डिपोज किया। और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने डिनाई किया कोई भी सजेशन ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन बाय ए। ध्यान से पॉइंट, इसको भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा
क्योंकि ए ने अपने डिफेंस में क्या बोला कि हमारी आपसी रंजिश की वजह से ये मुझे केस में झूठा फंसा रहा है। पर बी ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये क्लियर कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना लगा और ना अभी लग रहा है कि ए जानबूझ के डी को इस केस में झूठा फंसाएगा। और लास्ट जो आया था वो आया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको हमने जी बोला था। उसने फैक्ट डिपोज किया किसके रिगार्डिंग? आइडेंटिफिकेशन परेड के रिगार्डिंग, आइडेंटिफिकेशन मेमो के रिगार्डिंग, और बाईसाइकिल जो रिकवर हुई थी उसके रिगार्डिंग। और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। तो ये थे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस। आपको ध्यान से समझने हैं कि क्या एविडेंस में कौन सी स्टेज पे किसने क्या बोला है। फिर एविडेंस ऑफ अक्यूज यहाँ पे हो गया नील, कि यहाँ पे अक्यूज का वापस फिर से कोई एविडेंस नहीं हुआ। अब जो आर्ग्यूमेंट्स रेज किए गए फाइनल है, अब जो एविडेंस की स्टेज हो गई, जो ट्रायल हम लेते हैं, इसके बाद अब आर्ग्यूमेंट्स आए। प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यू किया कि एविडेंस चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड आर प्रूव, कि एविडेंस के बदौलत जो भी अक्यूज के अगेंस्ट हम चार्जेस लगा रहे हैं वो प्रूव हो गए। और डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि ई और एफ जो थे वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, but they did not support the prosecution in spite that if accused is held guilty, he being student of 19 year should be allowed benefit under probation law because this is his first offense and his conduct except the case law has remained good। तो ये था पूरा क्वेश्चन एमपी जुडिशरी का, जिसके अंदर अभी आपको समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या करना है, एविडेंस आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट प्रिपेयर करने से पहले आपको रफली पहले डिसाइड करना है कि ये केस ओवरऑल किस चीज़ का लग रहा है। अब जैसे आपने पूरे फैक्ट्स पढ़े, एविडेंस पढ़ा, आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, इसके बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये केस किस चीज़ का है। क्या डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है कुछ चीज़ों में, क्या इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ तो मेरे को ओवरऑल ये क्या लगता है सबके एविडेंस से सुनने के बाद कि ये केस जो है वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे होगा। ये जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे आपको केस को सॉल्व करना है। इसके बेसिस पे क्या आप कन्विक्शन करना चाह रहे हैं या अक्विटल करना चाह रहे हैं, उस बेसिस में आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा एविडेंस को। एविडेंस को आप अप्रिशिएट किस बेसिस पे करेंगे कि आपका कन्विक्शन दे रहे हैं या अक्विटल दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि केस किस बेसिस का लग रहा है। जैसे ये केस मेरे को लग रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। डी जो बोल रहा है, जो सी बोल रहा था, उसने यही बोला बी को कि उसने डी को उसके घर के आसपास देखा है, ना कि ये बोलते हुए, ना कि ये कमिटमेंट दी है, स्टेटमेंट दिया है कि उसने डी को चुराते हुए देखा है। तो डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है चोरी का। चूँकि रिकवरी हुई थी उसके घर से, तो हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो ये केस किसका बना? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस बना। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको विटनेसेस की लिस्ट बनानी है। जो विटनेसेस होंगे ना हमारे, उनको हम कैसे लिखेंगे? प्रोसिक्यूशन के PW1, PW2, PW3, PW4 ऐसे बना के आपको लिखना है। जब जजमेंट लिखेंगे आपको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट कितनी बनानी है? PW1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने विटनेसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। साथ में अब एक चीज़ क्वेश्चन में जो हिडन होती है, जो हमें जजमेंट राइटिंग में करनी होती है, जैसे जो अरेस्ट मेमो होता है, जो सीजर मेमो होता है, इनको हमें कैसे लगाना है? एग्जिबिट P1 लिखना है, एग्जिबिट P2 लिखना है। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग एग्जिबिट बना के आपको जजमेंट राइटिंग में शो करना होता है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है। इसके बाद आपका चीज़ हो गया, ये दो चीज़ें आपने कर ली। आपने ब्रीफ आइडेंटिफाई कर लिया केस किस चीज़ का है, आपको अक्विटल करना है या कन्विक्शन करना है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद दूसरा, आपने विटनेसेस की लिस्ट बना ली कि आपके विटनेसेस किस सीक्वेंस में किसको अप्रिशिएट करना है। तीसरा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने एग्जिबिट है यहाँ पे और उसका एग्जिबिट नंबर कैसे आपको लगा के यूज़ करना है। तो ये सारा काम आपको रफ में एक पेपर पे अलग से लिख देना है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में इस केस की जजमेंट राइटिंग किस तरीके से लिखनी है। इंपॉर्टेंट यही है जजमेंट राइटिंग की तरफ बढ़ने से पहले कि आपको क्वेश्चन सारे ब्रीफ में समझ में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन का एक एनालिसिस आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है क्या नहीं। अब जैसे क्वेश्चन रीड करके ये सारी चीज़ों से मैं क्लियर हूँ कि मुझे जजमेंट क्या लिखना है। अब इसको किस तरीके से रिलेवेंट फॉर्म में लिखना है, सेक्शन नंबर यूज़ करते हुए कहाँ पे एग्जिबिट लगाना है और क्या करना है, जो हमने प्रीवियस फॉर्मेट मैंने आपको बताया था क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का, उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप जिन भी लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है क्रिमिनल केसेस के अंदर, वो वीडियो से हमारी आंसर राइटिंग टेक्निक में जाके ज़रूर देख ले। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक टॉपिक पे इंडिपेंडेंट। तो आप आंसर राइटिंग टेक्निक पे जाइए, वहाँ जाके आप क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का वीडियो ज़रूर फॉर्मेट देखिए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आ जाएगी हमारी, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भोपाल मध्य प्रदेश प्रिसाइडेड बाय डैश 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 नाम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल फॉर्मेट है। CIS नंबर राइट में आ जाएगा, क्रिमिनल केस नंबर पुलिस स्टेशन HEL कॉलोनी भोपाल।
डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको रफली कुछ भी डाल सकता है, डेट ऑफ इंसिडेंट के अप्रॉक्स एक कुछ टाइम बाद ही डालिएगा। जैसे मैंने यहाँ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डाली है 2/5/2018, रफली आप कुछ भी डाल दीजिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड में वापस क्या आएगा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO पुलिस स्टेशन HEL कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश। और यहाँ राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे कि ये हो जाएंगे हमारे प्रोसिक्यूशन। फिर बीच में हमने लिखा वर्सेस डी, यहाँ पे देखो हमने डी लिखा एक्यूज का नाम, यहाँ पे आपको XYZ स्पेस नहीं छोड़नी है क्योंकि हमें पता है एक्यूज कौन है, तो उसका नाम लिखना है। डी सन ऑफ एज रेजिडेंस ऑफ पुलिस स्टेशन HEL कॉलोनी भोपाल, और वापस हम यहाँ क्या लिखेंगे, अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा कि काउंसिल कौन कौन प्रेजेंट थे, श्री डैश 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 जो भी होंगे ADPO फॉर प्रोसिक्यूशन, श्री डैश 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 एडवोकेट फॉर डिफेंस। ये यहाँ तक तो था बेसिक फॉर्मेट जो आप सब लोग आराम से कर सकते हैं। अब जो होता है हमारा मेन बॉडी, मेन कंटेंट, मेन पार्ट स्टार्ट होता है। हमने बीच में क्या लिखना है, कैपिटल के अंदर लिखना है हमने जजमेंट, और किस दिन प्रोनाउंस हुआ था, प्रोनाउंस ऑन द डेट लिखेंगे, फिर डे ऑफ जिस मंथ में हुआ था, फिर किस ईयर में आया वो आपको लिखना है। जैसे हमें पता है कि इंस्टीट्यूशन केस का 2018 में हुआ था, तो हमने 2018 में फटाफट निपटारा कर दिया, इसलिए हमने 2018 लिख दिया जजमेंट में तारीख में। ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है। अब हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और करनी है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम चले तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। हाँ, ये एक चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताने के लिए स्किप कर दी। क्या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं कि चार्ज फ्रेम करके जजमेंट राइटिंग लिखिए, और कुछ स्टेट में क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप जजमेंट राइटिंग लिखिए। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ जजमेंट राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सिर्फ जजमेंट राइटिंग पूछा है तो हमें चार्जेस फ्रेम करने पड़ेंगे, हमें चार्जेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से चार्जेस हमें लगाने। अब जैसे फैक्ट पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है, दो चार्जेस लगते हैं। एक तो बाईसाइकिल चोरी की उसने तो 380, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस, उसने ड्वेलिंग हाउस घर से चोरी की ना, मतलब चोरी की है तो 380 का चार्जेस लगा, एक 380। और एक ताला तोड़ के रात में घर में घुसना चोरी के इरादे से, तो क्या हो गया हमारा सेक्शन लगेगा 457 IPC। ठीक है। तो ये दो चार्जेस हम फ्रेम करेंगे, 380 और 457, इसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। अब चार्जेस क्या हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ हमने क्या बनाया, इन द प्रेजेंट केस अक्यूज स्टैंड चार्ज अंदर सेक्शन 457 एंड 380 ऑफ IPC 1860। ध्यान रखना ईयर भी लिखना है आपको, ऑफ हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट एंड फॉर कमिटिंग थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। तो आपको सिंपल सी चीज़ लिखनी है। ओके, क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू चार्जेस हमने किया। सेकंड हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या बात करी थी कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट लिखना है, तो हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा, देयर आर नो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट इन द प्रेजेंट केस, कुछ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है ही नहीं। ठीक है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 3 आएगा, हमें क्या लिखना था, प्रोसिक्यूशन केस इन ब्रीफ। हमें ब्रीफ में प्रोसिक्यूशन की स्टोरी लिखनी है। तो हमें जैसा फैक्ट दिए गए थे एज इट इज़ नहीं डालना, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके समअप करके अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखनी है, पर ऑलमोस्ट वो सिमिलर होगी। पर इसमें चेंजेस किस तरीके से आएंगे वो आप पैराग्राफ में रीड कर रहा हूँ, आप भी ध्यान से रीड करिए और समझिए। The story of prosecution in brief is that on 1/5/2017, after taking his meals, complainant left for attending a marriage function after locking his house. When he came back at 3 a.m., he saw that someone has broken the lock and someone has taken his new Hero motorcycle. A rushed to police station and lodged FIR. Sub-Inspector B investigated the offence. During investigation, accused was arrested and bicycle was recovered from his house in presence of witnesses ENF. Bicycle was sent to executive magistrate for getting it identified. After investigation, charge sheet was filed under section 173(2) of CRPC, upon which cognizance was taken by this court under section 190B of CRPC. तो समझे मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ दो चीज़ों में आता है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी आपने तो ब्रीफ में लिखी थी, साथ में आपने ये भी बता दिया कि चार्जशीट फाइल करी थी जो फैक्ट में हमें बताया गया था, तो चार्जशीट फाइल कहाँ हुई वो हमने सेक्शन नंबर बताया, प्लस कोर्ट ने कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लिया गया है वो भी हमें स्पेसिफिकली बता दिया गया है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो हमारा क्या आएगा कि अक्यूज्ड का जो डिफेंस है ना उसका हम ब्रीफ में पॉइंट देंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हुआ कि ऑन चार्जेस बीइंग रेड ओवर एंड एक्सप्लेन्ड। ये ध्यान रखना, लाइन को आपका बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखना है, ये आपको चाहे नोट करके रखिए क्रिमिनल में
ये कुछ स्पेसिफिक लाइन होती है जो आपको हर एक जजमेंट राइटिंग में कॉमन मिलेगी, आपको लिखनी होगी। क्योंकि चार्जेस आप जब तक उसको रेड ओवर और सुनाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक वो डिफेंस क्या लेगा अपने को। आपको चार्ज फ्रेम करने के बाद अक्यूज को पूरा पढ़ के सुनाना है, अक्यूज को समझाना है, ठीक है। फोर्थ, ऑन चार्जेस बीइंग read over and explained, the accused person pleaded not guilty and claimed to be tried in his personal examination under scene तो तेरा CRPC. He took the defense of false implication on basis of past enmity. तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि चार्जेस हमने रेड ओवर कर दिए, बता दिए, और उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया और उसने ट्रायल की डिमांड करी। तो हमने क्या किया, ट्रायल की डिमांड हुई तो 313 का आप एग्जामिनेशन करते हो। 313 CRPC का जब आपने एग्जामिनेशन किया तो उसने क्या डिफेंस लिया कि जानबूझ के हमारी पास्ट दुश्मनी की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। तो हमें अक्यूज का डिफेंस ब्रीफ में इस तरीके से लिखना है, स्मार्टली लिखना है। डायरेक्ट लाइन नहीं लिखना है कि अक्यूज प्लीडेड नॉट गिल्टी एंड ट्राइड फॉर द ट्रायल एंड ही टुक द डिफेंस, नहीं। आपको सेक्शन वाइज सेक्शन एकदम बताते हुए लिखना है इंप्रेसिव तरीके से कि आपने कौन से सेक्शन में एग्जामिनेशन किया, कैसे किया, और तब उसने क्या बोला किस स्टेज पे। फिर हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट जो होता है पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम चार्जेस जो है एक तरीके से हमारा डिटरमाइन करना है किस चीज़ को करना है। तो इस केस में हमने बनाया 3 पॉइंट जिनको डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कि वेदर ऑन द एलिज्ड डेट, टाइम एंड प्लेस द अक्यूज्ड डिसऑनेस्टली टुक अवे अ हीरो मोटरसाइकिल विदाउट द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट फ्रॉम हिज हाउस एंड देयर बाय कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि क्या डिसऑनेस्टली उसने लिया है, यानी ये एसेंशियल्स प्रूव होने चाहिए विटनेसेस के द्वारा स्टेटमेंट में, नहीं तो आप ये पॉइंट्स डिटरमाइन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्या डिसऑनेस्टली हीरो मोटरसाइकिल बिना कंप्लेनेंट की कंसेंट से वो उसके घर से लेके गया ताकि चोरी ड्वेलिंग हाउस में जो ऑफेंस है वो कंप्लीट हो सके, उसने किया हो। तो ये आपको एक्सप्रेस तरीके से बताना है, डिटरमाइन करना है। बी है कि क्या एलिज डेट पे, टाइम पे, प्लेस पे अक्यूज इलीगली कंप्लेनेंट के घर एंटर हुआ है लॉक तोड़ के ताकि वो चोरी कमिट कर सके, और क्या उसने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का ऑफेंस कमिट किया है। तो ये भी आपको यहाँ लिखना है प्रॉपर। और लास्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा क्या होगा कि अक्विटल और कन्विक्शन इफ एनी। तो ये 3 हमने डिटरमाइन किए ABC पॉइंट। अब हम इसका करेंगे रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन। अब मैंने ये एक चीज़ बताई थी कि आप एक साथ साइमल्टेनियसली भी सारे पॉइंट को डील कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। जब हर एक पॉइंट के लिए एविडेंस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ओवरलैप नहीं कर रहा हो, तो आपको पॉइंट को अलग अलग डील करना है। पर जब एविडेंस एक ही हो, कॉमन हो और ओवरलैपिंग हो रही है, तब आपको साइमल्टेनियसली डील करना है। तो आज हमने इसमें जो वीडियो में किया है वो हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली एविडेंस को डील किया है। तो हमने क्या हेडिंग डाली, रीजन फॉर डिटर्मिनेशन, और पॉइंट नीचे लिख दिए ABC, तीनों का एक साथ कर रहे हैं। अब क्या होगा, 6th पॉइंट में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बता दिया कि हम साइमल्टेनियसली पॉइंट को क्यों डील कर रहे हैं। हमने क्या लिखा स्मार्ट तरीके से, फॉर अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ एविडेंस एंड टू अवॉइड द ओवरबर्डनिंग ऑफ कोड रिकॉर्ड्स, ऑल द पॉइंट्स आर बीइंग एनालाइज्ड एंड डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। आ गया, एक लाइन आपने लिखी, कंप्लीट हो गई। फिर आगे, एज पर द सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दिस पॉइंट इज ऑन प्रोसिक्यूशन and due to cardinal principle of criminal jurisprudence, the prosecution has to prove guilt of accused beyond reasonable doubt। तो आपको ये चीज़ भी लिखनी है, आपको जजमेंट में बतानी है। स्मार्ट तरीके से आप सारी चीज़ें पॉइंट लिखेंगे। और ये जो पैराग्राफ होते हैं कुछ कुछ कॉमन होते हैं, ये आपको हर जजमेंट राइटिंग में, आप ये सेम पैराग्राफ जैसा मैंने लिखा, ये सेम कॉपी करके आप अपने भी जजमेंट राइटिंग में जब अटेम्प्ट करेंगे क्रिमिनल का, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, तो आप तब भी लिख सकते हैं सेम पॉइंट। ये एक इंप्रेसिव एक्सप्रेसिव तरीका होता है जो एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। फिर आता है, हमने 7th पॉइंट की बात करेंगे। हमने क्या किया कि टू डिस्चार्ज दिस बर्डन, अब यह बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले किसको एग्जामिन किया, कंप्लेनेंट को ए को किया, जिसको हमने क्या टर्म दिया, PW1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1। कौन हुआ, कंप्लेनेंट ए, हु सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन स्टोरी एंड डिपोज्ड दैट on 1/5/2017 after taking his meal in the night and after locking his house in HEL colony he went to attend marriage function। अब ये फैक्ट जो गया है ये कहाँ रिलेवेंट हो गया, हमारा सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। किस तरीके से हुआ, कंस्टिट्यूटिंग द ओकेजन फ्रॉम विच अक्यूज्ड को एक अपॉर्चुनिटी मिली है थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो हमें इतना सा स्पेसिफिक पॉइंट, हमने जो इतना विटनेस ने बोला PW1 ने, वो हमारे सेक्शन में कहाँ रिलेवेंट हो रहा है वो हमने फटाफट उस पॉइंट के बाद ही लिखना है, ठीक है।
This fact is relevant under Section 7 of Indian Evidence Act as constituting the occasion from which the accused carved out an opportunity to commit the alleged offense. ठीक है, अब आगे यहाँ तक तो हमने लिख दिया, अब फर्दर हम लिखेंगे when he came back at 3 a.m. he saw that someone has broken the lock of his house and his new hero bicycle was missing. ये फैक्ट कहाँ रिलेवेंट हुआ, ये भी सेक्शन 7 एविडेंस के अंदर रिलेवेंट होगा। किस तरीके से होगा, इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ फैक्ट इन इशू का। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या आया, PW1 आगे फर्दर PW1 ने डिपोज किया दैट ही रश्ड टू पुलिस स्टेशन एंड लॉज्ड FIR। ठीक है, अब ये कंडक्ट ये जो है ये हमारी कहाँ रिलेवेंट होगी, ये हमारी चीज़ दो जगह रिलेवेंट होगी, एक सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट के अंदर, एक सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट के अंदर, ये दोनों जगह रिलेवेंट होगी। अब ये सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट के अंदर रेलिवेंट कैसे है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सीरीज कनेक्ट बन रही है, चेन कनेक्ट बन रही है, क्योंकि लेटर जो है ना जो उसने कंडक्ट किया है जाके पुलिस स्टेशन में, वो फॉर्मर जो आगे इसकी चीज़ें बाईसाइकिल चोरी हुई है, घर का ताला तोड़ा है, उससे कनेक्टेड है और एक सेम ट्रांजैक्शन बना रहा है। और ये सेक्शन 8 के अंदर रिलेवेंट कैसे होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के, ये एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताती है विक्टिम की जो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, फैक्ट इन इशू से, कि उसके घर में चीज़ें चोरी हुई है तब उसकी सब्सिक्वेंट कंडक्ट चोरी होने के बाद जो आ रही है वो उससे इन्फ्लुएंस है। अब ये जो है दिस मच टेस्टिमोनी स्टैंड्स कोरोबोरेटेड बाय FIR, यानी ये जो स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहा है अक्यूज, वो सेम टू सेम स्टेटमेंट पुलिस वालों को भी उसने यही लिखवाए थे FIR के दौरान। तो हमारी यहाँ FIR क्या होगी, एग्जिबिट P1। ध्यान रखना, मैंने कहा था जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगते हैं आपको उन्हें एग्जिबिट मार्क करना है और आपको लिखना है। FIR हुई तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, एग्जिबिट P1 एज पर द सेक्शन। अब ये टेस्टिमनी कोरोबोरेटेड कहाँ हुई, एज पर द सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट। इस पैराग्राफ को आप लोग फिर से ध्यान से रीड करना, आपको समझ में आएगा। उसके हर एक स्टेटमेंट जो कोई भी सेक्शन के अंदर एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट है, आपको वो स्टेटमेंट उतना स्पेसिफिकली लिखना है, फिर उसकी रिलेवेंस बतानी है, फिर फर्दर कंटिन्यू करना, उसकी रिलेवेंस बतानी है, फिर फर्दर कंटिन्यू करना और उसकी रिलेवेंस बतानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 8। PW1 फर्दर डिपोज दैट ही आइडेंटिफाइड द बाईसाइकिल टू बी हिज ओन इन TIP। TIP मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाईसाइकिल इन द कोर्ट। अब ये फैक्ट कहाँ रिलेवेंट हो गया, ये सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के अंदर रिलेवेंट हो गया। और ये जो टेस्टिमोनी थी ये कोरोबोरेट की गई थी PW6 के द्वारा। अब ये PW6 कौन है, आपको पहले विटनेसेस की लिस्ट बनानी है, इसीलिए आप साथ में लिख पाओगे कि PW1 कौन है, PW2 कौन है, PW3 कौन है, 4 कौन है, 5 कौन है, 6 कौन है। या मैं बता देता हूँ आपको, ये PW6 कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जी, ये है हमारा PW6, इसी ने ये टेस्टिमनी कोरोबोरेट करी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 का हुआ नहीं तो आप क्या लिखोगे, क्रॉस एग्जामिनेशन निल। ये यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लेनेंट का पूरा PW1 का पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए। अब हम किसके पे जाएंगे, PW2 पे हम रिकॉर्ड करने जाएंगे। PW2 हम किसको बनाएंगे, C को, जिसने सब इंस्पेक्टर को ये बताया था कि उसने D को उसके घर के आसपास देखा था। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9, prosecution further examined Mr. C as PW2. He deposed that on the night of the incident he saw D nearby the house of complainant. अब ये जो टेस्टिमोनी है ये कहाँ पे, सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट के अंदर एकदम रेलेवेंट है, क्योंकि ये जो फैक्ट स्टेट कर रहा है ना, जो बता रहा है वो उसने खुद ने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, तो ये हमारे कहाँ रेलेवेंट हुआ, सेक्शन 60 के अंदर। ठीक है, और इसका भी सी का भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया, तो सी का भी क्रॉस एग्जामिनेशन में हम क्या लिखेंगे, निल। फिर आया 10, हम PW3 की बात करेंगे, जो हमारे कौन होगा, सब इंस्पेक्टर बी। अब सब इंस्पेक्टर बी वॉज एग्जामिन्ड एज PW3 बाय द प्रोसिक्यूशन। ही डिपोज द फैक्ट रिगार्डिंग द अरेस्ट मेमो। अब एग्जिबिट P1 हमारा क्या हुआ था, FIR, एग्जिबिट P2 हमारे क्या होगी, अरेस्ट मेमो, और एग्जिबिट P3 हमारे क्या होगी, सीजर मेमो। ठीक है, he deposed the fact regarding the arrest memo exhibit P2 prepared on the arrest of the accused as per the requirement of section 41B of CRPC। 41B CRPC का मंडेट करता है कि आप जब किसी को अरेस्ट करोगे तो आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आपको क्या फॉलो करना है, तो आपको ये चीज़ें भी लिखनी है। कॉमा, सीजर ऑफ बाईसाइकिल एग्जिबिट P3 in the presence of witnesses E and F and also deposed about the investigation। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में इसमें एक चीज़ मना करी थी कि फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में निल नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे इन द क्रॉस एग्जामिन लिखना पड़ेगा। तो इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ही डिनाइड द सजेशन ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशंस बाय द कंप्लेनेंट। तो ये हमारी टेस्टिमनी किसकी हो गई, PW3 की भी कंप्लीट हो गई, बी की।
फिर आगे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस किसके आए, प्रोसिक्यूशन एग्जामिन्ड किया विटनेस ऑफ अरेस्ट और सीजर मेमो के जो विटनेसेस थे, कौन थे हमारे, ई और एफ को। ई और एफ को हम विटनेसेस नंबर क्या देंगे, PW4 PW5, क्योंकि 1 2 3 जा चुके हैं तो PW4 PW5, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑल्सो एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ अरेस्ट एंड सीजर मेमो ई एंड एफ एज PW4 एंड PW5 टू प्रूव बोथ द एग्जिबिट, बट दे डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी एंड वर डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, ठीक है। They were cross-examined by the prosecution, during which they admit that the signature on both of the documents. They also admitted the fact that because of the threat given by the accused, they are not supporting prosecution. तो आपको उन्होंने जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला है उसको आपको यहाँ चीज़ें आपको वापस बतानी है। आप क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पे भी नील में नहीं लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जजमेंट राइटिंग आराम से समझ में आ रही होगी, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको किस तरीके से लिखना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, देखने को मिलेगा कि इसमें है क्या क्या नहीं, और एक जजमेंट राइटिंग एक्सप्रेसिव और स्मार्ट तरीके से डिटेल में किस तरीके से लिखनी है वो आपको समझ में आएगी। इतनी डिटेल में आपको वीडियो कोई नहीं समझाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जी था वो PW6 हो गया हमारा, उसने डिपोज किया फैक्ट दैट द TIP एंड द आइडेंटिफिकेशन मेमो, आइडेंटिफिकेशन मेमो हमारा क्या हो गया, एग्जिबिट P4 ऑफ द रिकवर्ड बाईसाइकिल वॉज प्रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है। अब एग्जिबिट P4 जो है वो क्या डायरेक्टली एडमिसिबल है कहाँ पे, सेक्शन 291A CRPC में। 291A CRPC क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। और क्रॉस एग्जामिनेशन इसका किया नहीं गया तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन नील। तो यहाँ तक तो हुआ ये प्रोसिक्यूशन का एविडेंस सारा कंप्लीट हो गया। अब हम किसका आएगा, हमारे डिफेंस की तरफ से आएगा, ये अक्यूज का जो 313 में हमने एग्जामिनेशन किया था वो सारी चीज़ आएंगी। ये हम सीक्वेंस किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ये हम वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जो ट्रायल के दौरान होनी चाहिए। ट्रायल में जो CRPC में लिखी हुई हम वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए जजमेंट राइटिंग लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा आगे का पॉइंट कि आफ्टर द क्लोजर ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस अक्यूज्ड वाज पर्सनली एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 313 CRPC, ड्यूरिंग विच ही स्टेटेड दैट ही हैज इनमिसल टर्म्स विद कंप्लेनेंट एंड ही हैज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड हिम, ठीक है। अब हावेवर अब क्या हुआ कि अक्यूज ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया कोर्ट ने, पर उसके प्रूव करने के लिए सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दिया। तो सिर्फ जो बोलता है ना उसकी बात कोर्ट पर यकीन नहीं करता जब तक आप अकम्पनी नहीं करते हैं अपनी बातों का कोई सबूत के द्वारा। तो हावेवर आगे हम रीड कर रहे हैं, हावेवर अक्यूज्ड हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट हिज प्ली। ऑल्सो PW3 कौन था, पुलिस इंस्पेक्टर IO, in his cross examination stated that PW1 has not implicated him falsely, hence this plea is not tenable। क्या हम अक्यूज की ये प्ली नहीं मानते हैं क्योंकि उसने अपने सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दिया है, प्लस PW3 और ने ये बताया कि PW1 ने उसे जानबूझ के इम्प्लीकेट नहीं किया, वो डिनाई करता है इस फैक्ट को, ठीक है। फिर डिफेंस ने भी क्या आर्ग्यू किया था कि witnesses E and F were independent witness but they did not support the prosecution and prosecution case has not been established beyond reasonable doubt, ठीक है। अब ये बात हमें सही है कि वो भाई मुकर चुके थे, वो हॉस्टाइल हो चुके थे, तो हम ये बात भी लिखेंगे कि it is true that two witnesses turned hostile, however they admitted their signature on the memo and also admitted that they do not support prosecution story because of the threat given by the accused। अब ये जो अक्यूज की कंडक्ट है ना इस टाइप की, ये रिलेवेंट कहाँ हो जाएगी, हमारे सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में अक्यूज की ये कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगी। किस तरीके से, बिकॉज दिस फैक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू, ठीक है। प्लस सेक्शन 9 में भी ये रिलेवेंट हो जाएगी। सेक्शन 9 में किस तरीके से होगी, बिकॉज दीज आर द फैक्ट विच आर सपोर्टिंग एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस कंडक्ट कोर्ट कैन ड्रॉ द एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट एंड हिज सेकंड प्ली ऑफ अक्यूज्ड इज ऑल्सो नॉट रिलायबल, नॉट टेनेबल। हम उसकी सेकंड प्ली अक्यूज्ड की जो है उस पर भी हम रिलाय नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको किस तरीके से सारे पॉइंट इंक्लूड करना है, आपको स्किप नहीं करना है। ये जो आज का क्वेश्चन मैंने बताया है ये पूरा डिटेल में ईजी है, आप आराम से लिख सकते हैं जजमेंट राइटिंग, बस पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और फॉर्मेट और लैंग्वेज आपको किस तरीके से लिखनी है ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आपको सेक्शंस का एनालिसिस बहुत अच्छे से आएगा, आपको सेक्शंस पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, सेक्शन पे कमांड अच्छी होगी। अगर आप उस चीज़ में लैक करते हैं तो आप जजमेंट राइटिंग कभी नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। फिर हमारा 14 पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, on the basis of relevant fact duly proved by the prosecution, this court is of view that
दिस केस इज ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं इस ओपिनियन का हूँ कि ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मुझे लगता है, क्योंकि एज सच कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है गिल्ट प्रूव करने के लिए। So the prosecution has to prove all the nodal points to complete the chain of circumstances directing the guilt of accused. तो circumstantial evidences के लिए आपको सारे उसके points essentials fulfill करने चाहिए इस तरीके से कि एक chain बने, unbreakable chain बने, unbreaking chain. It stands proved from the testimony of PW1, PW6 और Exhibit 2 that the bicycle seized belong to the complainant. अब ये जो हम इस पैराग्राफ में कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम अप्रिशिएट कर रहे हैं एविडेंस को। ध्यान से समझना, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये है अप्रिसिएशन एविडेंस का, कि आप कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। It stands proved from the testimony of PW1, PW6 and Exhibit 2 that the bicycle seized belong to the complainant. Also, it stands proved from the testimony of PW1, PW2 and Exhibit 3 that the bicycle was recovered from the accused only. So, it becomes clear from the testimony of witnesses and the conduct of accused to threatened witness that it was accused only who entered the house of complainant in midnight and stole his bicycle. देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 380 के अंदर जो एक्टस रियस है, जो एसेंशियल्स है, वो प्रूव होते हैं। हमने आगे पॉइंट लिखा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्टस रियस अंडर सेक्शन 380 आईपीसी स्टैंड्स प्रूव्ड फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ PW1, PW2 एंड एग्जिबिट 3। यानी अभी तक हमने जजमेंट में क्या लिख दिया कि भाई 380 का चार्ज जो है वो प्रूव हो चुका है। ऑल्सो द सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड इन थ्रेटनिंग द विटनेस and the fact that he was seen near the house of victim clearly proves that he moved bicycle with intent to gain wrongfully, and it proved क्या बताता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन अंडर सेक्शन 24 आईपीसी। 380 के लिए क्या ज़रूरी है, आपको डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव करना चाहिए, तो आपने वो भी प्रूव कर दिया। अगले पैराग्राफ में आपने बता दिया कि किस तरीके से डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव हो रहा है। सेकेंड बात हम करेंगे आगे पैराग्राफ की कि ऑल्सो द एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 457 स्टैंड प्रूव्ड। 457 को भी हमने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ जो चार्ज लगाए तो उसके लिए ये भी लायबल है। स्टैंड्स प्रूव्ड बाय द टेस्टिमनी ऑफ PW1 एंड PW2 and also the required mens rea stand proved by the subsequent conduct and the seizure memo. Therefore, the court hold that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt and hence the accused is held guilty under section 380 and 457 of IPC. तो यहाँ तक तो हमने जजमेंट दे दिया कि भाई 380 और 457 के लिए हमने अप्रिशिएट करते हुए बता दिया कि वो लाइबल है, गिल्टी प्रूव हो रहे सारी चीज़ें, और नीचे हमने लाइन लिख दिया कि ही इज हेल्ड लाइबल फॉर 380 एंड 457। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर हमने ये चीज़ ले ली है तो अब क्वेश्चन आएगा, किसका आएगा, ऑन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस कितनी देनी है इसके हियरिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने एक पॉइंट और लिखना पड़ता है इसके लिए कि इनिशियल हम इंस्टेंटली जजमेंट नहीं सुना सकते, इसलिए हमें एक पॉइंट और लिखना पड़ता है। द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इज टेम्परेरीली सस्पेंडेड टू हियर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एज पर सेक्शन 248(2) ऑफ CRPC। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे अब री हियरिंग की तरफ। The prosecution and the defense side were heard on the question of sentence while prosecution prayed for strict punishment. यहाँ तो प्रोसिक्यूशन तो प्रे करेगा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए, पर डिफेंस ने, याद है क्वेश्चन में बोला था कि प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए, तो वो पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। जब कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को तब वो पॉइंट काम आता है। While the accused prayed for leniency on the ground of being student of age 19 years and should be allowed benefit under probation law because this is his first offense and his conduct was good except this case। ठीक है, अब अपने दिमाग में आ गया, अब अपने को लिखना है कि क्या हमें प्रोबेशन का बेनिफिट देना है नहीं देना है। यहाँ पे मैंने पर्सनली प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया था, ठीक है, आप देना चाहे तो आप दे सकते हो, पर उसके लिए भी आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आपको प्रोबेशन का बेनिफिट क्यों दे रहे हो। मैंने अगर प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया है तो मैं भी रीज़न लिखूंगा मैंने क्यों नहीं लिखा है। चलो आगे देखते हैं। Keeping in view the grave nature of the offense, court does not consider this case to be proper case to use his discretion to grant benefit of probation law to accused. Now, this is because offenses like this are likely to harm law and order situation in society, and the lenient treatment to accused will lead to the loss of common man confidence in judicial system. Hence, keeping in view all relevant facts and circumstances, this court passes the following in sentence. सेंटेंस मैंने बताया था आपको हमेशा टेबल में लिखनी है। ठीक है, अब हमने क्या सेंटेंस दी, पहले सीरियल नंबर आ गया हमारा, नेम ऑफ अक्यूज्ड, किस ऑफेंस के अंदर आप कन्विक्ट कर रहे हो, कितनी इम्प्रिजनमेंट, फिर फाइन, और इम्प्रिजनमेंट अगर इन ल्यू ऑफ फाइन, अगर फाइन नहीं देता तो उसके लिए कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी।
तो सबसे पहले हमने ऑफेंस नंबर 1 नेम ऑफ अक्यूज्ड यही है, एक ही है अक्यूज्ड हमारे पास। कन्विक्ट हमने किसके अंडर किया, आईपीसी के सेक्शन 457। सज़ा हमने कितनी दी, 1 साल की। सिंपल आपको लिखना है कि आप सिंपल दे रहे हो रिग्रेस दे रहे हो, जिसमें आप रिग्रेस भी दे सकते हो नहीं दे सकते हो। तो हमने क्या किया, 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन 1000 रुपये का लगाया, और इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन हमने कितना लगाया, 15 दिन का, और वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। नेम ऑफ अक्यूज्ड अगला सेकंड ऑफेंस के लिए हम चार्ज कर रहे हैं कौन, अक्यूज्ड ए। कन्विक्टेड किसके लिए हमने किया, 380 के लिए किया। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे भी हम 1 साल की दे रहे हैं सिंपल। फाइन कितना दिया, 2000 रुपये का, और इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन यहाँ पे भी हमने 15 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी है। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी टेबल ऑफ पनिशमेंट। अब नीचे जो हम लिखते हैं ना कि रिमेनिंग फॉर्मल क्लॉजेस का पैराग्राफ बनता है, मतलब पॉइंट्स बनते हैं कि जो हमें लिखने होते हैं। तो रिमेनिंग फॉर्मल क्लॉजेस क्या हो गया कि एज पर द सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी द पनिशमेंट ऑफ बोथ सेंटेंसेस शैल रन कॉन्करेंटली यानी एक साथ चलेगी दोनों ऑफेंसेस की सजाएं। फिर हमने पैराग्राफ लिखा, द इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन शैल बी अंडरगोन बाय अक्यूज्ड आफ्टर अंडरगोइंग द सब्सटेंटिव पीरियड ऑफ सेंटेंस एज पर सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी। क्या भाई वो जो मेन सेंटेंस की इम्प्रिजनमेंट है वो जाने के बाद अगर उसने फाइन नहीं दिया तो उसकी सज़ा 15 दिन की और कंटिन्यू करेगी, साथ साथ नहीं होगी ये। फिर लास्ट में हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 428 सीआरपीसी बी प्रिपेयर्ड टू सेट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। क्या भैया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान जितने दिन वो जेल में रहा इसकी ये सज़ा सेट ऑफ कर दी जाए, उतने दिन सेट ऑफ कर दिया जाए इसकी सब्सटेंटिव सेंटेंस से। ठीक है, फिर आगे हमने पॉइंट और क्या लिखे कि एज पर द सेक्शन 446A ऑफ सीआरपीसी जो बेल बॉन्ड जो अक्यूज्ड भरता है, बेल बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड शैल बी कैंसिल एंड ही बी टेकन इनटू कस्टडी एज टू सर्व द सेंटेंस अवॉर्डेड। ये कॉमन पॉइंट्स है, ये आपको हर जजमेंट में दिखेंगे, आपको लिखने होते हैं। फिर 22 हमने क्या लिखा पॉइंट, द अक्यूज्ड शैल एग्जीक्यूट बेल बॉन्ड विद श्योरिटीज अंडर सेक्शन 437A सीआरपीसी टू एंश्योर हिज प्रेजेंस इन अपीलेंट कोर्ट। 437A का बॉन्ड हम जजमेंट देने के बाद इसीलिए भरवाते हैं, ये बॉन्ड चाहे अक्विटल हो चाहे कन्विक्शन हो, ये बॉन्ड हमेशा भरवाया जाता है, ध्यान रखना। ये बॉन्ड चाहे अक्विटल हो चाहे कन्विक्शन हो, 437A का बॉन्ड भरवाया जाता है जो 6 महीने के लिए एनफोर्स में रहता है कि इन केस कोई भी पार्टी अपील में गई अपीलेट कोर्ट में तो आप वहाँ प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। इस चीज़ को बाउंड करने के लिए आपसे 437A का बॉन्ड भराया जाता है जो 6 महीने के लिए एनफोर्स में रहता है। फिर 23 द सीज्ड बाईसाइकिल शैल बी डिलीवर्ड टू कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 452 सीआरपीसी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड टू प्रोड्यूस आर्टिकल बिफोर अपीलेट कोर्ट ऑन एनी फर्दर प्रोसीडिंग इफ एनी। ठीक है, फिर 24 हमने पॉइंट लिखा कि आउट ऑफ टोटल फाइन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ टू बी गिवन टू विक्टिम एज ए कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357 सीआरपीसी। और लास्ट हमने लिखा कि जजमेंट ऑफ कॉपी टू बी गिवन टू अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द सेक्शन 363 सीआरपीसी। फिर नीचे आ जाएगा साइन और सील ऑफ कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भोपाल मध्य प्रदेश। एक लाइन और आ जाएगी, दिस जजमेंट इज बीइंग डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, साइन एंड सील जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये था जजमेंट राइटिंग का पूरा फॉर्मेट जो इन डिटेल में हमने बताया कि आपको किस तरीके से जजमेंट राइटिंग लिखनी है, किस तरीके से नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स है जो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, कुछ पॉइंट्स है जो स्पेसिफिकली सेम रहेंगे एंडिंग तक। तो ये एक परफॉर्मा था, ये एक फॉर्मेट था कि आपको जजमेंट राइटिंग किस तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखनी थी, आपको किस तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट बनाना है, कैसे फैक्ट्स वेरी करते हैं क्रिमिनल केस में, तो आपको क्रिमिनल केस की जजमेंट राइटिंग उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से लिखनी है, कौन से पॉइंट्स एसेंशियल है जो जनरली हर जगह लिखे जा सकते हैं। आप मेरे इस सैम्पल जजमेंट राइटिंग से आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हैं, कुछ लाइंस पिक कर सकते हैं जो आप अपनी जजमेंट राइटिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी लिख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कौन सा एविडेंस कितना अप्रिशिएट करना है नहीं करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है जो जजमेंट राइटिंग के लिए ज़रूरी है, और कौन से बेरेक्ट से आपको सेक्शंस रीड करने या ध्यान में रखने हैं जजमेंट राइटिंग को लिखते हुए। इन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी करिए, आप हमें बताइए, हम आपके लिए स्पेसिफिकली इन चीज़ों के लिए भी वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन एक और चाहिए जजमेंट राइटिंग का तो आप मेरे को उस पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा एक डिटेल जजमेंट राइटिंग मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में पूछे गए क्वेश्चंस का, तो आपको किस तरीके से जजमेंट राइटिंग एक एक्सप्रेस तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए लिखनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।